हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो सब्जेक्ट होता है बाल विकास, उसके संबंधित सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। भाई, जो निचली कक्षाएं यानी प्राइमरी लेवल की कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति है वो मूल रूप से किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। या डी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो देखिए, वो होती है आपकी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। जो खेल पद्धति होती है आपकी, वो प्लेवे मेथड जो होता है आपका, वो आपका विकास एवं वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उनसे संबंध उन पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है, भाई कोई पीपल का पौधा है वो बढ़कर धीरे धीरे वृक्ष बनेगा, तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। तो यह मत प्रदर्शित करता है कि विकास डैश डैश को। ऑप्शन है आपके ए, विच्छिन्नता को। बी, निरंतरता को। सी, विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों। बी, ऑप्शन नंबर डी, कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। तो देखिए भाई, पीपल का पौधा है या कोई भी पौधा है, वो धीरे धीरे बढ़ करके आगे चल करके एक बड़ा वृक्ष बनता है। तो यह प्रदर्शित करता है उसकी निरंतरता को। किसको प्रदर्शित करता है? वो निरंतरता को। इसकी, क्योंकि उसमें विकास जो हुआ है, विकास की निरंतरता है, उसमें धीरे 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 निरंतर उसका विकास होता गया और एक उसने बड़े वृक्ष के रूप धारण कर लिया। तो उसकी निरंतरता को, विकास की निरंतरता को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए, आनुवांशिकी की। बी, पालन की। सी, आनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की। या डी, आनुवांशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की। तो देखिए, प्रकृतिवादियों के अनुसार जो विकास की प्रमुख भूमिका होती है वो होती है आपकी पालन की। किसकी? पालन की। पालन की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? भाई, अमूर्त संकल्पना है उनके विषय में आपको तार्किक चिंतन जो होता है उसका आरंभ करता है बच्चा, वो किस अवस्था में करता है? ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बी, संवेदी प्रेरक अवस्था। सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, जो आपका अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जो तार्किक चिंतन करता है बच्चा, वो करता है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो आपकी बोल देते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोल देते हैं इसको। ये आपकी चौथी स्टेज होती है जीन पियाजे के सिद्धांत की। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब है और ये आपकी 11+ से एबव होती है एज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? भाई, कोहलबर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसके अंतर्गत जो 7-8 वर्ष के लगभग बच्चे, आयु के बच्चे होते हैं, उनमें नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। बी, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। सी, दंड और आज्ञा पालन। या डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो देखिए भाई, वो होता है दंड और आज्ञा पालन का जो सिद्धांत होता है, इस पर आधारित होता है बच्चों का नैतिक निर्णय लेना, दंड और आज्ञा पालन पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ये लॉरेंस कोहलबर्ग की पहली स्टेज जो है आपकी प्री कन्वेंशनल, यानी कि जो आपकी पूर्व परंपरागत होती है, उसकी अवस्था है दंड और आज्ञा पालन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका एक बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो भाई देखिए, कोई विशिष्ट संप्रत्यय पढ़ाना है बच्चों को, उस अध्यापिका ने क्या करा कि एक बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण दिया कि आधा हल किया भाई, इस तरह से करना है आपको समस्या को। ठीक है, तो उसमें वो रणनीति कौन सी है? ऑप्शन ए, अवलोकनात्मक अधिगम। बी, पाठ। सी, द्वंद्वात्मक अधिगम। या डी, अनुकूलन। तो देखिए, वो रणनीति है आपकी पाड़ की। ऑप्शन नंबर ए आपका बी आपका सही जवाब होगा। जो पाड़ है आपका, इसी को ढांचा बोल देते हैं, ढांचा। आप मचान भी बोल देते हैं इसको, इसी का नाम है। और इसको इसके फोल्डिंग भी बोला जाता है, इसके फोल्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आएगा इसके फोल्डिंग से। इसके फोल्डिंग भी बोला जाता है, पाड़, ढांचा, मचान, ये सभी उसके अन्य नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7,
बच्चों को कक्षा में प्रश्न डैश डैश ए पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बी पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, सी पूछने से रोकना चाहिए या डी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए भाई, कक्षा में जो बच्चे होते हैं उनको प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रेरित करना, आपको उनको मोटिवेट करना है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे, तभी उनके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे और अधिगम इफेक्टिव होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आपका जो आरटीई एक्ट 2009 है उसके अंतर्गत जो खंड 12 है उसमें किसकी सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, बी निजी विद्यालयों में आरक्षण, सी केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान या डी उनके लिए अलग विद्यालय। तो देखिए उसमें आप सिफारिश की गई है निजी विद्यालयों में आरक्षण की सिफारिश की गई है। भाई निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें गरीब बच्चों के, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए भी आरक्षित सीटें होनी चाहिए। वो खंड 12 सिफारिश करता है आरटीई 2009 का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है। अब जो आध्यात्मिक बौद्धिकता होती है वो गार्डनर के अनुसार क्या होती है? ऑप्शन ए किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, बी जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, सी प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी अपनी स्वयं की शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। तो देखिए भाई, हार्वर्ड गार्डनर ने आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो आध्यात्मिक बौद्धिकता होती है वो क्या होती है? तो उसके अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता होती है आपकी जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की जो क्षमता होती है वो आपकी आध्यात्मिक बौद्धिकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? भाई जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है एरिक एरिक्सन ने दिया है, ये किस पर बल देता है? ऑप्शन ए उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, बी लिंगीय व प्रसूति स्तर, सी उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर या डी क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। तो देखिए मनोसामाजिक विकास जो है वो आपका बल देता है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, इस पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्री लिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है? भाई जो प्री लिंग्विस्टिक स्पीच होता है उनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके ए किलकिलाना, बी बड़बड़ाना, सी टेलीग्राफिक भाषण या डी रोना। तो देखिए भाई प्री लिंग्विस्टिक स्पीच क्या होता है? भाई जो उसकी भाषा नहीं जानते बच्चा, जैसे शुरुआत में किलकिलाता है, बड़बड़ाता रहता है, रोना धोना करता है, ये सभी प्री लिंग्विस्टिक होते हैं। भाषा नहीं आई अभी उसके उसमें, वो प्री लिंग्विस्टिक है, भाषा से पहले के। लेकिन जो टेलीग्राफिक भाषण है ये तो भाषा से संबंधित है, प्री लिंग्विस्टिक नहीं है, ये पोस्ट लिंग्विस्टिक में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी समस्या के लिए अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है? अब अपसारी चिंतन की आवश्यकता किस समस्या के लिए होगी? ऑप्शन आपके ए संख्याओं का स्तंभागत योग करने में, बी गाड़ी चलाते समय दोराहे पर बाईं ओर मुड़ने का निर्णय लेते समय, सी ताश के पत्ते खेलते समय बढ़िया चाल चुनने के लिए या डी टूटे हुए टंकण यंत्र की मरम्मत करते समय। तो देखिए भाई यहाँ पर जो अपसारी चिंतन की आवश्यकता होगी उस समस्या के लिए, वो समस्या है आपकी कि ताश के पत्ते खेलते समय सबसे बढ़िया चाल चुनने के लिए कहा जाए जैसे आपको, तो उस समस्या में आपको अपसारी चिंतन की आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? भाई जो जटिल अवधारणाएं हैं उनकी समझ को सहज करना है शिक्षक को, तो किस प्रकार कर सकते हैं? ऑप्शन आपके ए बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बी अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, सी एक व्याख्यान देकर या डी प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तो देखिए भाई जटिल अवधारणा को सहज करना है आपको, तो वो है आपका अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। जो उनके खोज और परिचर्चा है उनके लिए अवसर, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराएं तो उनकी जो जटिल अवधारणा है वो सहज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को, ऑप्शन ए पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए, बी सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए, सी विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिविधिक कक्षाएं बनानी चाहिए या डी कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना।
तो देखिए भाई, सीखने में विविधता जो रखते हैं विद्यार्थी, उनके लिए आपको सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी जो होती है उसके लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए, क्रिएटिव तरीके खोजने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना। बी, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। या सी, मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना। या ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो देखिए भाई, जो मूल्यांकन होता है आपका, उसका केंद्र होना चाहिए कि जो अधिगम करता है वो क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करता है आपका मूल्यांकन। भाई मूल्यांकन होता तभी तो पता लगता है उसने क्या सीखा, कैसे सीखा, तो इसका वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है? यानी कि इनमें से कौन सा व्यवहार ऐसा है जो पठन वैफल्य की पहचान करेगा? ऑप्शन है ए, बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12। ऑप्शन बी, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि। सी, बार बार स्वभाव बदलना। या डी, अपमानजनक व्यवहार। भाई देखिए, पठन वैफल्य जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में आप डिसलेक्सिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। अब पठन अक्षमता को, तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बी। भाई बी है, बी को डी के रूप में पढ़ रहा है वो, और 21 को 12 पढ़ रहा है, तो ये आपकी पठन अक्षमता है। ठीक है, तो बी के डी के रूप में पढ़ना और लिखना 21 को 12 के रूप में, तो ये पठन वैफल्यता है और ये इसी को आप डिसलेक्सिया का नाम देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा? ऑप्शन ए, छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तक। बी, शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। सी, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। या डी, बोर्ड पर लिखित निर्देश। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। भाई जो स्पर्श कर, बच्चा दृष्टि वाला देता है वो देख तो सकता नहीं, तो स्पर्श करके वो टच करके समझ सकता है, और उभरी हुई सामग्री को टच करेगा तो उससे अच्छा जो सफलता होगी उसको प्राप्त, अच्छी लर्निंग होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश डैश से संबंधित है? ऑप्शन ए, मॉडलिंग। बी, अनुकरण। सी, अभिसारी चिंतन। या डी, अपसारी चिंतन। भाई देखिए, सृजनात्मकता जो होती है वो आपकी अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन। भाई किसी समस्या को एक ही तरीके से ना सोचते हुए विभिन्न विभिन्न तरीकों से सोचना या कर पाने की क्षमता रखना, ये आपकी सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, वही अपसारी चिंतन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है? ऑप्शन ए, उद्देश्य लेखन। बी, प्रस्तावना प्रश्न। सी, मूल्यांकन प्रश्न। या डी, लक्ष्य कथन। देखिए, कोई लेसन प्लान है, उसमें जो छात्र का पूर्व अधिगम से संबंध रखने वाला क्या चीज होगी, वो होगी आपकी प्रस्तावना प्रश्न। यानी कि जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, प्रस्तावना कौशल होता है, उसमें जो बच्चे का पूर्व अधिगम होता है वो संबंध रखता है, उससे पता लगता है बच्चे का पूर्व अधिगम कितना है, कैसा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए। बी, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। सी, उसे उपदेश देना चाहिए। या डी, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। भाई देखिए, कोई छात्र असामाजिक व्यवहार कर रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसे उपदेश देके छोड़ दीजिए या कक्षा से बाहर निकाल दीजिए या उसे शारीरिक दंड ले, दबा दब डंडे से पीटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको करना है उसके व्यवहार का कारण जानना, कि भाई उसने ऐसा व्यवहार आखिर किया क्यों, उसका कारण का जानना है। कारण जानने के बाद उसको आपको फिर उसका समाधान करना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।